morning and assalamu alaikum students. Today we are going to study exercise questions of chapter 3 dynamics 3.11 to 3.20. Question 3.11 What is the law of conservation of momentum? कि law of conservation of momentum आपके पास क्या है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है. The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant. कह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, अगर उनका मोमेंटम कांस्टेंट है. ठीक है, मैंने आपको बताया था, पीछे हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर दो बॉल्स इस तरह से हैं, ठीक है, हम पिछली बॉल्स को आगे की तरफ मूव करवाएंगे, वो इसको हिट करेगी और हिट करने के बाद ये थोड़ा सा पीछे हिट करेगी, यानी अगर इसने हिट किया है तो ये भी इसको आगे जाने के बाद थोड़ा पीछे मुड़ेगी और इसको हिट करेगी. ठीक है, अब दोनों के मैस और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया. मोमेंटम क्या है, P = mv. दोनों के मैस और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, मीन्स कि दोनों का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं आई. ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट क्यों है? Law of conservation of momentum is an important law and has vast applications. Law of conservation of momentum एक important law है और इसकी बहुत सी applications हैं. It is applicable universally not only for smaller bodies. कह रहे हैं कि ये सिर्फ smaller bodies पे applicable नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे, ये लार्ज बॉडीज़ पे भी इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए. ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इससे हम फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट है. व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिक्वायर्स वायर. कह रहे हैं कि जब हम गन से फाइट करते हैं, ठीक है, तो वो रिक्वायर्स करती है. क्यों? यानी कि उसको क्या लगता है, एक झटका लगता है. क्यों झटका लगता है? ठीक है, कंसीडर एम सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट. कह रहे हैं कि अब कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गन है और एक बुलेट है. बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट. कह रहे हैं कि गन को फायर करने से पहले हमारे पास गन और बुलेट दोनों क्या हैं, रेस्ट पे हैं. सो द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ ज़ीरो. इसलिए टोटल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है. एज द गन इज़ फायर्ड, जैसे ही गन फायर करेगी, बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम. बुलेट क्या करेगी, गन में से शूट आउट हो जाएगी और उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा. ठीक है, अब बुलेट जब गन में से फायर आउट की है, ठीक है, इसका कोई ना कोई मोमेंटम है, कोई ना कोई मैस भी है, किसी न किसी वेलोसिटी से ये मूव भी की है. टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को कंजर्व करने के लिए गन रिक्वायर्स, गन भी क्या करेगी, झटका खाएगी. गन भी क्या करेगी, पीछे की तरफ. आपने कभी नोट किया हो, जैसे ही हम गन से फायर करते हैं, अगर बुलेट आगे की तरफ जाती है तो हमारा हाथ पीछे की तरफ एकदम से झटका खाता है. ठीक है, रिक्वायर्स, गन रिक्वायर्स करती है, बट इट्स रिक्वायर इज स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट. लेकिन जितनी तेज़ी से, जितनी दूर तक बुलेट जाएगी, उसके मुकाबले में गन थोड़ा कम रिक्वायर करेगी. ठीक है, बिकॉज मैस ऑफ गन इज़ ग्रेटर दैन बुलेट. क्योंकि गन का मैस क्या है, ज़्यादा है. बुलेट तो छोटी थी, उसको तो पूरी कुव्वत के साथ फाइट किया गया है, वो तो बहुत आगे तक जाएगी. ठीक है, मे भी हमें वापस मिले भी ना कि कहाँ तक वो गई है. लेकिन गन का मैस ज़्यादा है, इसलिए वो कम मैस के साथ रिक्वायर्स करेगी, झटका खाएगी. ठीक है, ताकि दोनों का मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे. अगर ये आगे गई है तो ये भी पीछे आएगी. इस तरह दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, एक्शन भी हुआ और रिएक्शन भी हुआ, इससे दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ठीक है, मैस ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मैस ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों का मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है. ठीक है, इसको हम जब हमने सॉल्व किया था तो आपको याद हो कि इस तरह से हमारे पास नेगेटिव साइन आया था. ठीक है, कि अगर गन, बुलेट आगे की तरफ गई है तो गन पीछे की तरफ आई. दोनों का जो दोनों की मूवमेंट थी वो क्या थी, एक दूसरे से ऑपोजिट थी, इसलिए हमने क्या लगाया था, नेगेटिव साइन लगाया था. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड. वो सिचुएशन डिस्क्राइब करें जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड है. ठीक है, अब इसमें है फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड. आपको पता है कि फ्रिक्शन हम ज़रूरत होती है ग्राउंड पे वॉक करने के लिए. इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स. अब फ्रिक्शन से रिस्की होता है कि अगर हम वेट फ्लोर पे मूव करेंगे, ठीक है, रन करेंगे और हमारे स्मूथ सोल्स हैं,
इससे भी हमें गिरने का ख़तरा होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे भी हमें फ्रिक्शन कम ज़रूरत है। फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड बाय बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई, फ्रिक्शन परिंदों को हवा में उड़ने के लिए भी ज़रूरत है। फ्रिक्शन एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, सच शूज़ प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट। अब एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके स्पेशल शूज़ होते हैं जो कि उनको स्लिप होने से रोकते हैं जब वो तेज़ी से भाग रहे होते हैं। हाउ डज़ ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर फ्रिक्शन, के आपको पता है मशीन कभी ऐसे होता है मशीन ख़राब होती है तो वो रुक रुक के चलना शुरू कर देती है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनके पार्ट्स को ऑयलिंग करते हैं। अब कह रहे हैं कि ऑयलिंग किस तरह से फ्रिक्शन को लोअर करती है, बिकॉज लिक्विड फ्रिक्शन इज़ लेस दैन सॉलिड्स। कह रहे हैं कि लिक्विड फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड से लेस होती है, ऑब्वियसली लेस होती है। नो सर्फेस इज़ कम्प्लीटली स्मूथ, कोई सर्फेस भी कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होती। बाय ऑयलिंग द सर्फेस द पिट्स एंड बम्स आर फिल्ड विद ऑयल एंड, कह रहे हैं कि ऑयलिंग करने से ये इस तरह से हमारे पास जो पिट्स एंड बम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयल से फिल हो जाते हैं, ठीक है। एंड सो फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस, और फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आल्सो सर्फेसिस बिकम स्लिपरी ड्यू टू ऑयलिंग, और सरफेस ऑयलिंग की वजह से स्लिपरी हो जाती है। डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, अब इन्होंने कहा है कि हमें वेज बताएं जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ, ये टॉपिक आप पीछे पढ़ चुके हैं। स्लाइडिंग सर्फेसिस को स्मूथ बनाएं। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप सच एज कार्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा, दिस कार द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। जितनी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फ़िश की शेप दें, ताकि वो फ़िश की शेप इस तरह से होती है, इसमें से वो एयर की रेजिस्टेंस को क्या कर देंगी, कम कर देंगी और तेज़ी से मूव करेंगी। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, फॉर एग्जांपल ऑयल और ग्रीस इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। स्लाइडिंग सरफेस जितनी भी हैं उनमें ऑयल और ग्रीस यूज़ करें। यूजिंग बॉल बेरिंग और रोल बेरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कह रहे हैं कि बॉल बेरिंग और रोल बेरिंग यानी कि रोलिंग चीज़ें यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग, ठीक है। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग बिकॉज द कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड सरफेस इज़ ओनली एट वन पॉइंट। आपने व्हील को देखा होगा, व्हील इस तरह से होता है, ठीक है, व्हील पे इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं व्हील, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हील और सरफेस के दरमियान में जो कांटेक्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट पे होता है। व्हील का ये हिस्सा ज़मीन से जुड़ा है, थोड़ा व्हील घूमेगा तो ये वाला जुड़ जाएगा, थोड़ा व्हील घूमेगा तो ये वाला नेक्स्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड सरफेस, इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, ठीक है, मतलब कि दोनों साथ साथ नहीं होते। ये मूव करेगा फिर मूव करेगा तो ये हिस्सा, फिर मूव करेगा तो ये हिस्सा, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। स्लाइड तो चीज़ हम करवाते हैं ना, जब यानी कि ये आपका स्लाइडिंग वाला झूला, आप उस पर बैठते हो तो आप कि ज़्यादा जो आपका पार्ट है या फिर आप किसी चीज़ को रखते हो, जैसे ये मैंने डस्टर छोड़ा, पूरा का पूरा डस्टर इसका स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, लेकिन रोलिंग और सर्फेस के दरमियान में कॉन्टैक्ट कम होता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, आप टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में क्या जानते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू पुल, टेंशन एंड वेट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कह रहे हैं कि इस तरह से आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने उसके साथ इस तरह से एप्पल है, ठीक है, अब वेट नीचे की तरफ है और टेंशन जो रोप में है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। टेंशन किसकी इक्वल होती है, वेट की इक्वल होती है, जितने बॉडी का वेट होता है, ठीक है, और वेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मैस पे और जी पे यानी कि ग्रेविटी पे। देन आपके पास है डिस्क्राइब इनर्शिया, डिस्क्राइब फैक्टर विच इज डिपेंड, इनर्शिया क्या है और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, सॉरी ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, आगे है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।